फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फ्रिक्शन का यानी घर्षण का टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल। इससे पहले वाले यानी फिजिक्स के पार्ट में हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट पढ़ा चुके हैं, डायमेंशन नहीं पढ़ा है। यूनिट पढ़ाए हैं, उसके बाद मोशन पढ़ाए हैं, फिर आज हम फ्रिक्शन पर लेके आए। देखिए, फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले उसको डिफिनीशन समझेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन का फॉर्मूला यानी फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं वो समझेंगे। उसके बाद उस किस पर डिपेंड करता है वो भी समझेंगे, और किस पर डिपेंड नहीं करता है, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद क्या, फ्रिक्शन का जो कारण है, फ्रिक्शन क्यों हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे। फिर उसके बाद उससे लाभ समझेंगे कि आखिर फ्रिक्शन का कोई लाभ है कि नहीं है, वो समझेंगे। फिर उसके बाद उससे हानि समझेंगे कि फ्रिक्शन के कारण कुछ हानि भी होती है, हाँ। और फिर उसके बाद उससे उसका उपाय समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम फ्रिक्शन का डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट हम हिंदी में लिखे हैं, कुछ पार्ट इंग्लिश में लिखे हैं, तो हम दोनों चीज लेके चल रहे हैं। देखिए, कह रहा है फ्रिक्शन इज ए फोर्स resisting the relative motion of two surface in contact and acting parallel in the interface and opposite to the direction of movement। एकदम ध्यान से समझिए। कह रहा है कि फ्रिक्शन एक फोर्स है। सपोज दैट हम कहें कि एक फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार की फ्रिक्शन एक फोर्स है। क्या है, रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। किसको रोकता है, रिलेटिव मोशन यानी मोशन के अपोज को क्या करता है, वो रोकता है, यानी रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। ऑफ द टू सरफेस इन कांटेक्ट, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है और दोनों में रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों फोर्स में एक फोर्स काउंट होता है जो क्या करता है, दोनों को रिलेटिव मोशन होने से क्या होता है, रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। और क्या, ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट में होगा। ये चीज एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, यही कह रहा है और वो किसके पैरेलल होता है, पैरेलल। देखिए, वो कह रहा है इन एक्टिंग पैरेलल टू द इंटरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम नहीं, मोमेंटम अलग चीज है, सब चीज बताएंगे। मोमेंट यानी कह रहा है कि फ्रिक्शन एक प्रकार के फोर्स है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है रिलेटिव मोशन ऑफ किसका, दो सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन को रोकता है। और उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये कह रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि फ्रिक्शन ठीक है, फ्रिक्शन होता है। जैसे सपोज दैट हम कहें कि कोई भी फ्रिक्शन है, यानी दो सरफेस है, यानी कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन का कारण क्या है, तो कारण उसका दोनों सरफेस के बीच में सतह की अनियमितता। अनियमितता का मतलब है उसमें रफनेस होती है। यानी हमें देखें, कितना हूं प्लेन सरफेस है, दोनों में क्या होता है, दोनों दोनों सतह, अगर एक सतह है, सपोज दैट हम यहां करें कि एक इस टाइप का सतह है और दूसरा कोई चीज का सतह है, मैंने सपोज दैट एक ब्लॉक का सतह है, तो दोनों के बीच में यानी ये क्या होगा, इस टाइप का, यानी क्या होगा, इस टाइप का रफनेस होगा। यानी अगर कहें कि दोनों के बीच में रफनेस होता है, यानी सतह का अनियमितता, यानी रफनेस, यानी सतह का रफनेस, यानी दोनों के बीच में क्या होता है, रफनेस होती है, यानी रफनेस होती है, जो हमें अगर हमको देखना है तो क्या, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ेगा। और फिर वही चीज क्या होता है कि अगर दोनों कांटेक्ट में होते हैं
तो क्या होता है, सतह के कांटेक्ट के कारण क्या होता है, दोनों में एक प्रकार के आणविक बंधन हो जाते हैं, यानी बॉन्ड बन जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु को मोशन करते हैं तो क्या होता है, उस बॉन्ड को तोड़ना होता है। तोड़ेगा यानी आणविक जो बल है यानी बंधन है, बॉन्ड है, वो क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा। तो उसी जितना तोड़ने में उसी को क्या कहते हैं, हम घर्षण कहते हैं, यानी घर्षण बल। देखिए वही कारण सतह की अनियमितता यानी सतह की अनियमितता, और क्या है, आणविक सिद्धांत। दूसरा कारण क्या है, आणविक सिद्धांत, यानी सतह के गति के कारण और आणविक बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक बल, यानी मतलब समझिए, सब चीज समझाएंगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझते हैं। जैसे हम कहें कि सतह की अनियमितता का मतलब क्या हुआ कि दोनों सतह है, सतह जहां फ्रिक्शन काउंट हो रहा है, यानी दोनों क्या होते हैं, उसमें रफनेस है। दोनों क्या हुआ, दोनों सतह एक दूसरे के में लॉक हो गया, लॉक हो गया यानी बंधन, आणविक बंधन में बंध गया। अब अगर हम उसका कोई मोशन करेंगे, यानी एक दूसरे, जैसे सपोज ऊपर वाले को मोशन करेंगे, तो क्या होगा कि बीच में जो बंधन है यानी आणविक बंधन है, उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जो तोड़ने के लिए यानी जो बल लगाना पड़ रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल, हिंदी में घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए इतना ज्यादा, यानी इस पर देखिए चीजें, घर्षण क्या है, घर्षण के कारण क्या है। अब देखिए एक घर्षण का कारण क्या है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम मिटाते जाते हैं उससे चीजें आपको समझ में आती जाएगी। तो चलिए हम देखिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। कारण समझा दिए, सिंपल। अब देखिए अब थोड़ा सा एक चीज, अब इसको हमको लिखने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, अति मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, तो इसलिए अब कह रहा है, देखिए हम कहें कि एक क्या है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। अब ब्लॉक है, इस पे क्या हुआ कि ये इसको अपर, इस पर क्या हुआ, अगर हम पी फोर्स लगाएं तो इसका पी फोर्स के कारण इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में। अभी जस्ट बताएं डिफिनेशन में क्या बताएं कि इसके जो मोशन है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं। तो वो जो फोर्स होता है वो किसके, यानी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। यानी नॉर्मल फोर्स मतलब क्या हुआ, चलिए ध्यान से समझिएगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी हम कहेंगे कि अगर हम कहें इसका, यानी ये यही यही लिखा हुआ है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मतलब क्या हुआ, रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब हुआ नॉर्मल फोर्स, यानी आर बराबर नॉर्मल फोर्स, इसी को बोलते हैं। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है, देखिए थोड़ा समझिए। देखिए इसका जो वेट होता है वो हमेशा नीचे होता है, और इसके अपोजिट में एक फोर्स काउंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। यानी ये जो सतह है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। यानी जो एफ है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के बराबर होता है। देखिए एन का मान यानी mg का मान, एन बराबर mg हमेशा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इंक्लाइन होगा तो एन बराबर mg नहीं होगा, उसको भी बताएंगे, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यानी हमेशा f है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। अब देखिए, अब इसको नॉर्मल फोर्स है तो यानी हम इसको करेंगे, तो यानी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में करेंगे तो एक कांस्टेंट काउंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो म्यू है इसको म्यू बोलते हैं, म्यू म्यू म्यू, यानी म्यू म्यू, इसको हिंदी में म्यू, यानी इसको म्यू बोलते हैं। एफ बराबर म्यू एन, यानी म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या, अब उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो म्यू है, यानी जो एफ बराबर म्यू एन है, एन बराबर नॉर्मल फोर्स, सिंपल। अब देखिए जो ये है उसको क्या करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, यानी कैसे कैसे, एक स्टैटिक होता है और एक होता है, यानी एक डायनेमिक होता है, यानी काइनेमेटिक होता है और स्लाइडिंग होता है। यानी अगर स्टैटिक हुआ
तो म्यू एस सब्स्टिट्यूट में होगा और म्यू के रहेगा तो क्या होगा, काइनेमेटिक या स्लाइडिंग, यानी मोशन के सिचुएशन में ये होगा और किसके, स्टैटिक के सिचुएशन में स्थिर की अवस्था में क्या होगा, म्यू एस होगा। तो फार्मूला क्या बन गया, म्यू एफ बराबर म्यू एन। सिंपल, आप समझिए। अब देखिए जो फोर्स है वो दो तरह की बात करता है, वो डिपेंड किस पर करता है। तो देखिए फोर्स है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक है नेचर पर, यानी किसके नेचर पर, यानी सरफेस के नेचर पर, यानी नेचर ऑफ सरफेस, यानी नेचर ऑफ किसका, सरफेस, किसका, नेचर ऑफ सरफेस, यानी सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको लिख देते हैं, सतह के प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ज्यादा रफ है तो म्यू का मान ज्यादा होगा, अगर कम रफ है तो म्यू का मान कम होगा। यही कहता है नेचर ऑफ सरफेस। और किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी नॉर्मल पर। यानी आपको कहेगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, नेचर ऑफ द सरफेस और नॉर्मल फोर्स पर। सिंपल। अगर क्वेश्चन में हमेशा आता है कि किस पर नहीं डिपेंड करता है, यानी नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड, यानी नोट बना के लिखिएगा कि किस पर, यानी किस पर करता है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर नहीं करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी जितना एरिया, सपोज दैट ये अगर इसका एरिया कुछ हो तो उस पर डिपेंड करेगा, तो नहीं। ये अक्सर एग्जाम में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिएगा। यानी हम कहें कि किस पर डिपेंड किया, तो नेचर ऑफ द सरफेस और नॉर्मल फोर्स पर किया। अगर नॉर्मल फोर्स का मान, यानी अगर नॉर्मल फोर्स का मान कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, अगर नॉर्मल फोर्स का मान ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का मान ज्यादा होगा। सिंपल। अगर रफनेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का मान ज्यादा होगा, अगर रफनेस कम होगा, यानी क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ सरफेस, यानी सरफेस के सतह के प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। तो चलिए इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और बताते हैं। देखिए टाइप्स में जाने से पहले एक चीज और समझिए, क्या है आज देखिए, देखिए फ्रिक्शन। देखिए अब हम कहें एक चीज कि अगर कोई दो तरह के कंडीशन बन रहा है, कंडीशन वन, कंडीशन यानी कंडीशन वन की बात करता है, यानी कोई हॉरिजेंटल है, सतह है, उस पर एक यानी लकड़ी का ब्लॉक है वो लगा हुआ, तो यहां क्या होगा, यहां नॉर्मल एम जी लगेगा और ऊपर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर एफ की मान पी लगे तो एफ बराबर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यानी यहां लिखेंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एन, यानी एफ बराबर क्या होगा, यहां एन बराबर एम जी होगा। क्यों होगा, एम जी के बराबर, यानी म्यू एम जी। ये कौन सा, एक कंडीशन कब, जब एक हॉरिजेंटल प्लेन है तब की बात करें। अगर यहां कंडीशन टू, थोड़ा ध्यान समझिएगा, कंडीशन टू, देखिए क्या किए, ये कंडीशन कब, जब हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन, यानी हॉरिजेंटल प्लेन यानी सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस यानी सरफेस या प्लेन, जब हॉरिजेंटल पे है तो एफ बराबर म्यू एन होता है। अब देखिए अगर हम कहें कि इंक्लाइंड, इंक्लाइंड रहेगा, इंक्लाइंड सरफेस रहेगा तब की बात करेंगे, तब क्या होगा, इंक्लाइंड सरफेस। मतलब अगर कोई कहे कि एक जो सरफेस है उससे कोई सरफेस इंक्लाइन है, यानी थीटा इंक्लाइन है, अगर हम कहें कि इस पर क्या लगेगा, तो देखिए अभी जस्ट बता रहे थे कि इस पर क्या होता है, एम जी हमेशा डाउनवर्ड होती है, यानी एम जी, और नॉर्मल हमेशा इसके यानी वर्टिकली अप, ये परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, सतह के परपेंडिकुलर। यानी अगर इसको हम इस टाइप का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, ये, यानी हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर
कंपोनेंट तोड़ने वाली बात होगा तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। यानी यहां f का मान थोड़ा सा मिटाते हैं, ये वाला ये मिटाते हैं थोड़ा, तो अपनी चीजें समझ में। अब देखिए यहां देखिए f बराबर क्या होगा म्यू n, और यहां थोड़ा सा समझिए कि यहां n है, यानी n बराबर क्या हो गया mg cos थीटा। क्या हो जाएगा mg cos थीटा, यानी f बराबर अगर इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो mg cos थीटा होगा। अगर क्या होगा, अगर हॉरिजेंटल सरफेस होगा तब क्या f बराबर म्यू mg होगा, अगर इंक्लाइन होगा तो f बराबर म्यू mg cos थीटा होगा। थीटा इंक्लाइनेशन एंगल होगा, इंक्लाइन एंगल होगा, सिंपल। ये क्या होगा, दो तरह के कंडीशन। हाँ ये सब क्या है क्वेश्चन में आएगा, तो चीजें हम उसको भी सोल्व करेंगे फिर उसके बाद। ये क्या हो गया, इसको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आता है टाइप्स के बारे में, देखिए एकदम बारीकी से समझ रहे हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे एकदम ध्यान से समझते हैं क्या कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, पूरी तरह से फ्रिक्शन को हम देखेंगे। जैसे कोई ब्लॉक है, एक हॉरिजेंटल प्लेन है, यानी उस पर एक कोई सतह ब्लॉक रखा हुआ है। आप सपोज दैट, आप देखिए हम कोई फोर्स लगाएं P, ठीक है, इस पर क्या हुआ, यानी एक फ्रिक्शन फोर्स काउंट हुआ, यानी F सपोज दैट, ठीक है। अब कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा हो गया, तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन, यानी अगर हम कहें कि अगर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो चीजें और भी समझ में आ जाएगी। चलिए अगर हम कहें कि P बराबर क्या हो गया 1 न्यूटन यूज है, अगर हम P बराबर 1 न्यूटन यूज करेंगे तो क्या होगा कि ब्लॉक कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक हिला डोला भी नहीं, यानी हिला डोला भी नहीं। तो हम कहेंगे कि P बराबर N है 1 न्यूटन है, जो किसको अपोज कर दिया, फ्रिक्शन को, यानी हम कह सकते हैं कि F का मान 1 न्यूटन के बराबर हो। जैसे हम कहें कि अगर कोई बॉडी है जो हॉरिजेंटल पर रखा हुआ है, तो अगर हम सपोज दैट P बराबर 1 न्यूटन का यूज किए और वो क्या किया, वो ब्लॉक हिला नहीं, तो मतलब हम कहेंगे कि किस टाइप का फ्रिक्शन लगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर P बराबर हम 2 न्यूटन लिए, तो 2 न्यूटन लिए तब पर भी ब्लॉक हिला नहीं, तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ये जो फोर्स है हम जो यूज कर रहे हैं वो उसका कंपनसेट कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। यानी F का मान भी क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, F का मान भी क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, चीजें एकदम समझ में आ जाएगी। अगर हम कहें कि P बराबर 3 न्यूटन लगाए, तो क्या होगा कि ब्लॉक है वो जस्ट चलने का स्थिति आ गया। तो चलने का स्थिति का मतलब क्या हुआ कि एकदम लिमिट में आ गया, कि उससे ज्यादा अगर हम यूज करेंगे, यानी P बराबर 3.1 न्यूटन यूज करेंगे, तो क्या होगा कि ब्लॉक क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा, यानी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि जब तक बॉडी यानी ब्लॉक है जब चलना स्टार्ट ना करे तब किस टाइप का फ्रिक्शन काउंट होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी अस्थिर घर्षण, यानी घर्षण होता है। लिमिटिंग के मतलब सीमांत घर्षण कौन सा, एकदम लिमिट, कह रहा है कि लिमिट, इससे ज्यादा लगाएंगे, जैसे इससे ज्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक है अगर 3.1 न्यूटन लगाएंगे तो ब्लॉक क्या होगा, चलना सिचुएशन माने मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम इसको कहेंगे कि P बराबर 3 न्यूटन क्या है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या है, 3 न्यूटन क्या है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब तीसरा, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो किस टाइप का फ्रिक्शन काउंट होगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन काउंट होगा। कौन सा, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो किस टाइप का फ्रिक्शन काउंट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काउंट होगा। तीसरा, अगर रोल कर रहा है मतलब इस टाइप का कर रहा है, ये वाला सिचुएशन में कर रहा है,
तो कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन, उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। हिंदी में बड़ा ऑड है, लेकिन अगर रोलिंग फ्रिक्शन याद रखेंगे तो चीजें। अगर हम कहें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा है, यानी ये स्लाइड करते हुए ऐसे करके, यानी उस टाइप के जो फ्रिक्शन होते हैं वो उसको सर्पिल घर्षण कहते हैं, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार, जब तक बॉडी मूव न करे तब तक कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक लिमिट तक लगे तो उसको क्या कहेंगे? लिमिटिव फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करे तो किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा? काइनेमेटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, मतलब स्लाइड कर रहा है, तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये कैसे आता है? तो आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, तो एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूछ लेगा, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, तो ये चीज। तो सबसे ज्यादा किसी में होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। किसमें? लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होता है? बॉडी मूव करने लगता है। तो जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन काउंट लगता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन यूज होता है। तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यानी सबसे ज्यादा किसमें? लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब थोड़ा सा 5 मिनट का हो रहा वीडियो। देखिए अब कहा कि इसका कुछ लाभ भी है, यानी जो हम फ्रिक्शन घर्षण बल पढ़ रहे हैं उसका लाभ है। हाँ लाभ है। कि पहला क्या हुआ? धरातल पर चलने के लिए जब हम चलते हैं, अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम जमीन पर चल नहीं पाएंगे, ये पहला लाभ हुआ। फिर हम जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं या लिख रहे हैं, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो दूसरा लाभ हुआ। वाहनों को, अगर वाहन तीव्र गति से चल रहा है तो उसको ब्रेक लगाने में भी इसका यूज होता है। किसका? फ्रिक्शन फोर्स का। यानी 3 तरह की बात हुई। यानी लाभ में कौन कौन सा हुआ? धरातल पर यानी सतह पर चलने के लिए, सिंपल। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए, या वाहनों को तीव्र गति में होने पर उसको रोकने के लिए या ब्रेक लगाने के लिए, ये लाभ हुआ। अब इसका हानि भी है। हाँ हानि है। कौन कौन सा हानि है? यानी लाभ तो बता दिए। अब देखिए हानि क्या है? देखिए हानि क्या है? जब हम फ्रिक्शन फोर्स किसी में लगता है तो उसमें एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, यानी हानि होती है। क्या होता है? हानि होता है। यानी अगर हम कहें कि दो मशीन अगर सतह घिस रहा है तो क्या होगा? वहां गर्मी उत्पन्न होगी, यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो क्या होगा? एक हानि का रूप लेता है, यानी ये हमारे लिए हानि है। यानी दूसरा हानि, मशीन अगर कहें कि दूसरा हानि क्या है, तो दूसरा मशीनों की दक्षता है। दक्षता का मतलब इफिशिएंसी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी फ्रिक्शन के कारण मशीनों की इफिशिएंसी क्या होती है? घट जाती है। यानी मशीनों की इफिशिएंसी क्या हो जाती है? घट जाती है। ये दूसरा हानि। और मशीनों के तीसरा क्या हो गया? जो मशीनों के पार्ट पुर्जे होते हैं वो क्या होते हैं? घिस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। यानी पहला क्या हुआ कि एनर्जी का क्या हुआ? हानि होता है। इफिशिएंसी, किसी मशीन का इफिशिएंसी क्या हो जाती है? घट जाती है। और तीसरा क्या हो जाता है? मशीनों के पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं। किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, यानी घर्षण के कारण। अब इसका क्या हुआ? अगर ये हो रहे हैं तो इसका निदान भी है। हाँ निदान यानी इसका हम कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। देखिए हम जब मशीन में लुब्रिकेशन डालते हैं, यानी लुब्रिकेंट डालते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होते हैं दो सरफेस के बीच में वो क्या हो जाते हैं? यानी यूज ऑफ लुब्रिकेशन, यूज ऑफ किसका?
यूज ऑफ लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन का यूज करके क्या होते हैं, यानी स्नेह, इसको कहते हैं लुब्रिकेशन को हिंदी में स्नेह, उसका यूज करके हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। फिर दूसरा देखिए, आज के टाइम में हम लोग बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। बॉल बेरिंग यानी बॉल बेरिंग जो होता है वो हमें क्या होता है, यानी फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो जहां स्लाइडिंग वाले पार्ट यूज करते हैं वहां बॉल बेरिंग यूज करने लगे, जिससे क्या होगा कि हमारे फ्रिक्शन को क्या किया, कम किया। तो ये थे फ्रिक्शन फोर्स, यानी हम जितना शुरू से अंतिम तक इसको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द